वेलकम टू प्लान योर वर्ल्ड पॉडकास्ट। आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर स्मिता श्रीवास्तव। शी इज एन साइकियाट्रिस्ट। तो आपका काम है पूरा पूरा मेंटल वेलनेस के ऊपर। सो हमारी चर्चा होती रहती डेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो हम सुनना चाहेंगे डॉक्टर साहिबा से कि जैसे हम लोग फाइनेंस की बात करते हैं, जैसे मैम साइकियाट्री की बात करते हैं, तो क्या है साइकियाट्री और इंडिया में किस तरीके के पेशेंट आते हैं, समझते हैं मैम से। जी वो में हम लोग अभी बात कर रहे थे कि डेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। आई थिंक डेंटल हेल्थ के बारे में हर कोई जानता है, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि हमारी दांतों की सुरक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है एंड कि ब्रश करना चाहिए, आपको कुल्ला करके रखना चाहिए, खाने स्टिकी चीज़ नहीं खाना है, बिकॉज एवरीबडी इज़ वेरी पर्टिकुलर। और माँ स्पेशली फिर पीछे पड़ेंगी कि तुमने ब्रश किया कि नहीं। तो अच्छी चीज़ है, या इंश्योर होता है कि डेंटल हाइजीन हो रही है। बट मेंटल हेल्थ हमारी पीछे हो जाती है, जबकि देखा जाए तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ऊपर का माला गड़बड़ हुआ तो नीचे तो सब चौपटी हो जाएगा ना। बट हम ऊपर के माले का ध्यान नहीं रखते हैं, हम अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं जी। तो वो कैसे होगा? जब हम आप सबसे बात करेंगे, चर्चा होगी और अवेयरनेस होगा, देन वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, हाउ टू प्रिजर्व योर मेंटल हेल्थ, एंड इफ देयर इज अ प्रॉब्लम हाउ टू ट्रीट इट। तो मैम इसमें आपके पास जैसे पेशेंट आते हैं, तो नॉर्मली किस किस तरीके के पेशेंट आपके पास आते हैं? क्योंकि मेरा प्राइवेट कंसल्टिंग साइकेट्रिस्ट हूँ मैं, तो हमारा ओपीडी बेस पर है। तो उसमें हमारे पास जो कॉमन साइकेट्रिक इलनेसेस हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पैनिक अटैक्स हैं, ओसीडी है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स हैं, ये सब आते हैं। और इवन डी एडिक्शन ड्रग्स वाले जो पेशेंट्स हैं, जो कि तनाव की वजह से नशा लेने लगे हैं, चरस सारे गांजा। नाम आपने बताया, इसको थोड़ा ऑडियंस के लिए सिंपल कर दीजिए। जी जी। एक्चुअली क्या होता है, एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है हाँ, आपकी भाषा में और हमारे आम जनता की समझने भाषा में। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें मतलब मैक्सिमम लोगों को तो ये पता ही नहीं कि ये जो आपने टर्म लिए वो क्या है वो। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारी आमतौर उस पे भाषा में या उसमें तो हमारे लिए बहुत कॉमन चीज़ है। और ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि बाकी लोग नहीं इसको समझ पाएंगे। जैसे मैंने बोला डिप्रेशन, तो डिप्रेशन हुआ अवसाद। अवसाद में क्या होता है कि व्यक्ति को काफ़ी उदासी रहती है, परेशान हो जाता है वो, उसके अंदर काम करने की इच्छा नहीं होती है, चीज़ें बड़ी नीरस और ख़राब लगती हैं, और आत्महत्या तक के विचार आने लगते हैं। तो ये एक मैंने इन जनरल उसके वो मैंने टर्म्स बताए, तो ये किसी को भी हो सकता है। पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मान लीजिए मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं डिप्रेशन में हूँ? मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो तो मुझे बता सकते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ, और मुझे डॉक्टर के पास तो अल्टीमेटली मुझे जाना है। जी। तो डेंटल हेल्थ में जैसे मुझे पता है दांत में दर्द है, इसमें मुझे कैसे पता चलेगा कि यस आई शुड कंसल्ट अ डॉक्टर? हाँ, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, बिकॉज आपको अंदर से उलझन घबराहट होगी, आपको लगेगा कि मैं जो नॉर्मल था, ये मेरे अंदर जो उत्साह था, जो ज़ील थी, एंथुसियाज्म था, वो अब नहीं है। इसको मैं बहुत जल्दी परेशान हो जाता हूँ, मेरे अंदर नकारात्मक विचार और नकारात्मक ऊर्जा आ रही है। मतलब कुछ भी चीज़ होगी तो मैं बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं बुझा बुझा रहूँगा, परेशान हो जाऊँगी, चिड़चिड़ाऊँगा। जो मेरा व्यक्तित्व नहीं था, जो मेरा पर्सनालिटी जो नहीं थी, वो सारी चीज़ें मेरे में आने लगेंगी। लोग मुझे टोकेंगे, अब तुम हमारे साथ बैठते नहीं हो, तुम हमारे साथ गपशप नहीं करते, तुम किनारे से निकल के चले जाते हो, तुम परेशान दिखते हो, तुम्हारा काम ठीक से नहीं हो रहा है, तुम छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ा जाते हो, कपड़े भी उतने अच्छे से नहीं, सूटेड बूटेड बढ़िया जैसे स्मार्ट लगना चाहिए वैसा नहीं लगते हो। चाहे लेडीज़ ही हैं, अपने अपीयरेंस का वो ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कि आप अपने को अच्छा नहीं महसूस करते हो। अच्छा मैम, इसमें जैसे हम लोग तो चलिए मेजर हैं, हम लोग उसको समझ भी सकते हैं, थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि हम चिड़चिड़ा रहे हैं या हम क्या कर रहे हैं। बच्चों के साथ अगर सेम चीज़ हो रही है तो पेरेंट्स कैसे पहचाने इसको? हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि बच्चों में जो डिप्रेशन होता है वो थोड़ा-सा अलग होता है। यहाँ पर बच्चे भी थोड़े से नीरस गुमसुम होते हैं, और बच्चे अपना आपस में खेल-कूद में नहीं रुचि रखते हैं। वो सारी चीज़ें जिसमें उनको इंटरेस्ट होता है वो उनसे कटने लगते हैं, वो अवॉइड करते हैं। उनके दोस्त हैं, मिलने आए, खेलने आए तो उनको मना कर दिया, नहीं खेलेंगे, हम नहीं वो करेंगे। वो एकाकी जैसे हो जाते हैं, कोने में बैठे हैं, या तो रो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं। ड्राइंग्स भी बना रहे हैं तो जिसमें ग्रे, डार्क, ब्लैक इस तरह की ड्राइंग्स बना रहे हैं, कलर नहीं है। आप देखेंगे जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो
नॉर्मल बच्चे हैं वो लोग खूब ब्राइट कलर्स, रेनबो, ये वो बनाएंगे, और ये बच्चा जो डिप्रेस्ड है वो रेनबो भी बनाएगा तो वो काले ग्रे रंग का भी बनाएगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। मतलब ये तो बड़ों से भी करवाया जा सकता है। ये कह सकते टेस्ट तो कि रेनबो बना दो। रेनबो बना दो, या आप देखेंगे कि वो खुद ही व्यक्ति के अंदर बदलाव आ जाएगा। उसकी वार्डरोब में पहले बहुत ब्राइट और अच्छे कपड़े होंगे और लेटेस्ट डिज़ाइंस होंगे मान लीजिए, और वही व्यक्ति जब डिप्रेशन में चला जाता है तो फिर उसको वो कपड़े नहीं अच्छे लगते, वो कहता है नहीं ये बहुत ब्राइट हैं, मुझे थोड़ा सा डार्क कलर्स एंड सोबर कलर्स और वैसा लेना है। ऐसा नहीं है कि सोबर कलर्स खराब हैं, बट उसने पहले कुछ और पहने और अब कुछ और, उसकी पर्सनालिटी बदल गई। हाँ जी। जी। और इसमें मैम मतलब मेल फीमेल की कंपैरिजन में अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो कौन से लोगों को ज़्यादा आपकी नज़र में मेंटली, किसको ज़्यादा साइकेट्री की ज़रूरत है? एक्चुअली होती तो दोनों को ही है, बट फीमेल्स को परेशानी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उनके ऊपर पूरी घर गृहस्थी का भार होता है, प्लस उनसे काफ़ी सारे अपेक्षाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं लोगों की कि नहीं ये तो अच्छे से ये भी कर लेंगी, वो भी कर लेंगी, और फिर वो कहीं ना कहीं वो नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान और उदास हो जाती हैं। मेल्स में भी ऐसा होता है कि भाई वो उन पर डिप्रेशन है या इस तरह की चीज़ें होती हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ केसेस में यूजुअली सिमिलर ही होता है। मतलब हम एग्जैक्टली ये कह नहीं सकते कि ये इनमें ज़्यादा है उनमें ज़्यादा है, सिमिलरली होता है। कुछ केसेस मेल्स में ज़्यादा होते हैं, कुछ केसेस फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मली बात करते हैं कि डेंटल है या आई केयर है तो आई में हम हर 6 महीने में टेस्ट कराएं, तो ऐसा कुछ इसमें भी होता है? होना चाहिए एक्चुअली। हम 6 महीने पे अगर आप दांत चेक करा सकते हैं डेंटल हेल्थ, देन व्हाई नॉट आप हर कुछ दिन पे जाकर अपने मेंटल हेल्थ के बारे में भी ध्यान रखें। घर के सारे मेंबर लगभग एक चले जाएं, सही रहेंगे। तो उसमें आपस में जो झगड़ा झंझट होता है वो सब नहीं हो। जैसे वही हम लोगों ने अभी बोला ना कि हम शुगर नहीं लेंगे, हम नमक नहीं लेंगे, तो हम तनाव भी नहीं लेंगे। भाई हमें ये मना करना है ना घर के लोगों से या आपस में लोगों से। जैसे कुछ जगहों पे लोगों ने लिख रखा है एंगर फ्री जोन। अच्छा, जैसे आपने कहा तनाव नहीं लेंगे, ये जो आजकल जो कॉर्पोरेट या वर्क हम लोग ही देखते हैं, तनाव काम का ही इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसका कैसे करेंगे? फिर तनाव तो होगा ही होगा। तनाव होगा, पर तनाव को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कह रहे कि तनाव के डर से आप ऊपर हिमालय में जाके बैठ जाइए, ये हम नहीं कह रहे। आप तनाव होता है ठीक है, बट आप उसको मैनेज करना आना चाहिए, आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आना चाहिए, आपको और बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं जो हम लोग बताते हैं मरीजों को कि भाई आप एक नॉर्मल जीवन जी पाए इन डिस्पाइट ऑल द तनाव, हम किस तरह से कर सकते हैं। तो वो हम लोग ड्यूरिंग काउंसलिंग एंड थेरेपी सेशंस एंड व्हेन हम दवाइयाँ दे रहे हैं, जो अगर जो सीवियर केसेस हैं उनको दवाइयाँ देते हैं, और जो माइल्ड हैं उनमें मेडिसिन प्लस थेरेपी काउंसलिंग करते हैं। तो ऐसे केसेस में हम लोग बताते हैं। तो आपके पास तो बहुत सारे तनाव मैनेज के, स्ट्रेस को मैनेज करने के बहुत सारे हैक्स होंगे, तो 2 हैक्स 3 हैक्स कुछ आप हमारे ऑडियंस के लिए भी शेयर करें। हाँ, सबसे पहला हैक आई थिंक दैट गोज फॉर ऑल ऑफ अस, दैट इज से नो। हम लोग ना नहीं बोल पाते, और हम उसकी वजह से हम इतना ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर ले लेते हैं, जिसकी वजह से होती है प्रॉब्लम। तो हमारे कैमरामैन साहब कभी हम बोलेंगे कि ये वाला सुन ले, मेरे अलावा सबको नो बोल सकते हैं। तो नो जो है, हम लोग को ये लगता है कि हम अगर ना बोल देंगे तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी। हाँ, ना बोलिए, पर एक तरीके से बोलिए। आप अपनी बात को बता के बोलिए, या उस व्यक्ति की बात को समझ के बोलिए कि ये यहाँ पर ऐसा है तो मैं इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। ये नहीं कि आउटराइट आपने ना कर दिया, वो तो बॉस आपको उठा के फेंक देगा बाहर। सी देयर इज अ वे इन हाउ यू से नो। तो आपने कम्युनिकेट कैसा करा, है ना। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चे बने। वाई, जो हैक आपने बोला, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैक इज खेलना कूदना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोग शायद भूल गए। इवन बच्चे भी भूल गए अब तो खेलना। तो वो तो अपना उन्होंने अंगूठे की कसरत होती है जी, पैरों हाथों की और भागने दौड़ने की कसरत नहीं होती है जी। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग भूल रहे हैं खेलना कूदना, उसको हमें फिर से वो करना चाहिए। हाँ, कुछ हद तक खेलना कूदना होता है। कहाँ बताइए? जिम्स में। जिम्स में लोग करते हैं, दौड़ते हैं ट्रेडमिल पे, और या योगा क्लब्स में होता है जिसमें लोग हंसते हैं।
जी, बट मेरा ये कहना है कि अगर हम अपने आमतौर की ज़िंदगी पर भी कुछ इस तरह से करें जो हम हॉबी से रिलेटेड अगर कुछ कर ले तो। करते रहें, तो पिकनिक्स चले जाएं अपने टीम को लेकर। एक और स्पेस है जिसके ऊपर आपका वो चाहेंगे। मैं मिडिल क्लास को बिलोंग करता हूँ और बचपना बहुत छोटे घरों में देखा है मैंने। सो मैंने एक्चुअली नोटिस किया है हम लोगों के मिडिल क्लास में, और स्पेशली जब हम HNI सेगमेंट में बड़े घरों में जाते हैं, देयर इज़ अ स्पेस। मिडिल क्लास में तो स्पेस ही गायब होती है, एक इंडिविजुअल की जो स्पेस है। एक बंदा फैमिली में रह के अपनी स्पेस कैसे क्रिएट करे? क्यों? एक क्योंकि छोटा तनाव का बहुत बड़ा कारण वो भी है ना। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो मी टाइम हमें चाहिए, तो वो मी टाइम हमें, जैसे मैं कुर्सी पे बैठी हूँ, वो मुझे एक पता है ये मेरी कुर्सी है, मुझे इस पे कोने में बैठ के कुछ नहीं तो गाने सुनने हैं, सपोज, तो दैट इज माई मी टाइम एंड दैट चेयर इज माई चेयर, तो दैट इज माई स्पेस। तो पहले तो ये चाहिए, हम लोग काउंसलिंग करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में, तो मैंने जब स्पेस समझने की कोशिश की तो मुझे लगा उनको तो पता ही नहीं इसके बारे में। तो उसके ऊपर थोड़ा सा आपका। जैसे 5 लोग हैं परिवार में, हर किसी का एक ऑरा, एक स्पेस होता है, ठीक है। अब गड़बड़ वहाँ होती है जब हम एक दूसरे के स्पेस में इंट्रूड करते हैं। आपको फला चीज़ पसंद है, अब मैं आपके उसमें जाकर मैं बोलूँ कि नहीं, मैं अगर परवल खाना है तो परवल खाना है, या तुम्हें गोभी खाना है तो गोभी खाना है, मतलब हम अपनी मर्जी दूसरे पे लाते हैं। प्रॉब्लम्स वही होती हैं भाई। जियो और जीने तो अगर वाला अगर कंसेप्ट रहे तो हर कोई हंसी खुशी रह सकता है। तो उसमें नो कहेंगे तो भी तो एक। नहीं, अब नो भी कहना है ना तो भाई आपको नो भी कहना है तो आराम से प्यार से बोलना है। अब अगले आपने बोला कि नहीं हाँ, हम तो तो दो बातें आगे, जियो और जीने दो। दोनों चीजें, हमारा नो नो उसको भी जीने दे। हाँ, ठीक। तो कहने का मतलब है कि मतलब डिक्टेटोरियल वो नहीं होनी चाहिए, हिटलर नहीं होना चाहिए। जी। आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो अगले को भी अच्छी लग सकती है, तो हम सारे लोग क्यों ना मिल बैठ के बात करके डायलॉग करके घर में, और फिर हम कोई चीज़ पर क्या पहुंचे। तनाव का बहुत बड़ा कारण ये पर्सनल स्पेस भी है? इसका इन्विजन। बिल्कुल हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि पर्सनल स्पेस कुछ ज्यादा दे देना वो भी तनाव का कारण है। अच्छा, वो क्यों? आइसोलेट वो तो आइसोलेट हो गया ना, पता चला 5 लोग हैं, 5 कमरे हैं, सब अपने अपने कमरे में बंद है, और नहीं तो डाइनिंग टेबल पे सब या मोबाइल फिर लेके बैठे हैं। मोबाइल लेके बैठे हैं। ठीक है। अच्छा मैम, इसमें जितने भी तरह के लोग आपके पास आते हैं, डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? मतलब क्या रीजंस है जो डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं? देखिए, स्ट्रेस तो है ही, और साथ में जेनेटिक इश्यूज भी हैं। अगर जैसे कि एक साइंटिस्ट थे, एक होम्स एंड राहे, है ना, तो उन्होंने एक लिस्ट बनाई, करीब 43 आइटम्स हैं उसमें लिस्ट में, जिसमें कि ये बताया गया कि सबसे ज़्यादा तनाव किस फेज़ में होता है लाइफ के। ठीक है, लाइफ का फेज़ तो हम सबको पता ही है। बच्चे होते हैं, बच्चे से हम बड़े हुए, बड़े से मतलब हमने स्कूल करा, कॉलेज करा, फिर हम और बड़े हुए, हमारी शादी ब्याह हुई, मतलब जॉब करा, फिर शादी ब्याह हुई, फिर घर में और लोग आ गए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसी में अगर उस स्केल में जो सबसे टॉप पर जो है इशू, दैट इज डेथ ऑफ योर हस्बैंड और वाइफ। सबसे ज़्यादा दुख आदमी को तभी होता है, आदमी पूरा उसका पूरा वो सिस्टम ही हिल जाता है, क्योंकि इतने सालों का साथ होता है, आपस की अपनी अंडरस्टैंडिंग, केमिस्ट्री होती है, तो वो अचानक से ख़त्म हो जाना इज़ अ वेरी बिग थिंग। डिवोर्स भी एक इशू है उसी में। फिर इसी तरह जो लाइफ चेंजेस होते हैं, जैसे आप स्कूल गए, स्टार्टिंग ऑफ स्कूल, आप क्लासेस आपकी चेंज हुई, फिर स्ट्रेस तो हुआ क्योंकि आपकी सारी चीज़ें बदल गई। फिर एग्ज़ाम्स आपने दिए, वो भी एक स्ट्रेस का कारण हो गया, भाई 10वीं दी, 12वीं दी। स्कूल से बाहर निकले, फिर आपने करियर चूज़ करा, फिर करियर का अलग तो वो दुनिया बदलती गई तो दुनिया बदलती गई और आपके तनाव बदल गए। और उसी पर ही अगर कोई इस तरह का लाइफ चेंजिंग इवेंट हो गया, अब इसमें आपने स्कूल बदल दिया, अभी तो आप उसी से परेशान हो रहे हैं, इसमें स्कूल बदल गया, फिर स्कूल बदला, फिर पता चला पेरेंट्स को कहीं और जाना है, अब आपको हॉस्टल में सडनली रहना पड़ रहा है। तो इस तरह के छोटी छोटी चीज़ें, वो लाइफ चेंजिंग जो इवेंट्स होते हैं, वो गड़बड़ हो जाते हैं फिर। अच्छा, इसी में मुझे याद आया, जब आपके हस्बैंड डॉक्टर साहब के एक ज़िक्र आया था कि जब आपके फादर इन लॉ की डेथ हुई तो उसके बाद मूड स्विंग्स हो रहे थे, तो उन्होंने मेरे सामने गाड़ी में एक दवाई आपसे पूछी और दवाई दी। तो मतलब तब मुझे समझ में आया कि मूड स्विंग या रोना का मन कर रहा है तो उसको भी रोका जा सकता है। हाँ, क्योंकि हम डील कर रहे हैं न्यूरो केमिकल एस्पेक्ट,
हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो उनका जो लेवल है वो गड़बड़ा जाता है जब हम डिप्रेस होते हैं, जब हम एंग्शियस होते हैं, जब हमारा मूड चेंज जो होता है। अब हमने क्या करा, उन दवाइयों से उसको चेंज कर दिया। जो डॉक्टर साहब ने ली थी दवा वो घबराहट और एंजाइटी की थी, तो ये शॉर्ट एक्टिंग होती हैं, इसको आपने 1-2 ले ली तो थोड़ी देर में आपका मूड ठीक हो गया। बट जो मैं जिनकी बात कर रही हूँ, जो पूरे न्यूरोट्रांसमीटर्स पर एक्ट करते हैं, वो फिर थोड़ी लंबी चलती दवाइयाँ, वो डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर, मतलब जो मैंने बीमारियाँ शुरू में गिनाई थी वो उनमें ली जाती। एक कपल आता था मेरे पास और वो लेडी बहुत परेशान थी और मतलब बहुत दुखी, और ये कि मैं बच्चों को भी देख रही हूँ, मैं घर भी देख रही हूँ, और वो बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, वो सिवियर डिप्रेशन। उसके बाद ट्रीटमेंट हुआ, सब हुआ, एंड द हस्बैंड वाज वेरी कोऑपरेटिव। आते थे वो और उसका ध्यान रखते थे ना। उसके बाद कुछ दिन बाद हुआ तो मैंने कहा अब तो ये ठीक हो गई हैं, और फिर वो काफ़ी टाइम नहीं आई तो मैंने कहा अब मतलब ठीक हो गई हैं, इसका मतलब हो गया, ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया। अब फिर वो दोबारा से आए, अब वो उन्होंने बोला कि अब हस्बैंड आ गए। तो मैंने कहा अभी आप कैसे आए, तो कह रहे नहीं अब मुझे डिप्रेशन है, अब मेरी वाइफ मुझे लेकर आई है। तो ये ठीक है। तो ये मुझे इसलिए अच्छा लगा कि एटलीस्ट दे न्यू वेयर टू गो एंड दे न्यू कि इनसे मुझे मदद मिलेगी और मुझे क्या करना है मुझे पता है। तो दिस इज़ अ वेरी मतलब इंटरेस्टिंग वे। तो ये तो इंडिया में सास बहू को आपस में इसके ऊपर सबसे ज्यादा काम करना चाहिए, अभी एक दूसरे आई को थिंक ले जाने का। उसके लिए कुछ सेशंस चाहिए होंगे। हो सकता है कुछ सदियां भी लगे। ठीक है। उसके लिए कुछ सेशंस सो चाहिए होंगे। आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं उसमें कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने रिटायरमेंट में या पैसे की क्राइसिस की वजह से उनको ऐसा हुआ हो, डिप्रेशन या बाकी चीज़ें? हाँ, देखिए एक्चुअली ये तो हमारे दिन भर कोई ना कोई इसी तरह से लोग आते रहते हैं। ऐसे भी लोग आए जिन्होंने कि बच्चे को डिप्रेशन हुआ, ठीक है, अब उन्होंने कहा कि ये बच्चा हमारा डिप्रेस्ड है, वो उसने इलाज ही नहीं कराया कि नहीं उसको नुकसान करेंगी दवाइयाँ या भी, और फिर होते होते उनका डिप्रेशन बढ़ता गया टू द लेवल कि वो मतलब वो ठीक ही नहीं हुआ बच्चा, वो घर में रहता था कि मैं परेशान हूँ, डिप्रेस्ड हूँ। फादर ने बहुत मेहनत करी, पैसे कमाए, अच्छे ऑफिसर थे गवर्नमेंट, पैसे इकट्ठे करे, सब करे। 70 साल की उम्र पे वो मेरे पास आए, तो उन्होंने बताया कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ और परेशान हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? तो उन्होंने बताया कि बेटा मेरा ये है वो है, मतलब मेरा तो ट्रीटमेंट नहीं करा। तो हमने कहा आप ट्रीटमेंट कराने आ गए? तो उन्होंने बोला मैं इसलिए आ गया क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं ठीक नहीं हूँगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने ये बात समझी, वो आए, और अब इसकी फिक्र थी कि बेटा तो कर नहीं पाएगा फाइनेंसेस, तो मुझे बैंक का भी देखना है। मतलब उस बंदे की आप ये देखिए, वो इतना परेशान कि बेटे के लिए कमाया, और अब बेटा ठीक रहे उसके लिए वो फाइनेंशियल वो सारा प्लानिंग कर रहा है। वो आई थिंक वो आपका फील्ड है, और फिर साथ में वो फाइनेंशियल वो भी कर रहा है कि पैसे मैं ऐसे रखूं कि ये इसको यूज भी हो जाए, ऐसा भी ना हो कि ये बर्बाद हो जाए। Exactly. तो ये आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग इशू जो आजकल मेंटली इल में भी आ रहा है कि लोगों को ये डर है हमारे बाद कौन इनका ध्यान रखेगा। अगर हमने कोई ट्रस्ट बना दी, हमने उनके लिए कुछ किया, तो वो उनको मिल पाएगा कि नहीं, उनके लिए उनका कुछ उसका जो भी यूज होगा वेल्थ है वो नेक्स्ट जनरेशन संभाल पाएगा या नहीं। हाँ, वो पाएगा कि नहीं, और वो किसी और के उसमें ना लोग उसको हड़प लें। हाँ। तो ये तो डेफिनेटली ये है इशू। सो नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं जहाँ पे हम आपका फाइनेंस टेस्ट की बात करते हैं थोड़ा सा। सो एक मनी आईक्यू टेस्ट हम लोग कर लेते हैं। जी। सो मनी आईक्यू टेस्ट में सिंपल सा एकदम टेस्ट है। सो इसको ऐसे रखता हूँ कि सपोज मुझे ज्यादा पता नहीं है इसके बारे में। किसी को भी नहीं पता है, आप अपने को छोड़ दीजिए, हम किसी भी 70 के एज के बंदे को भी पूछेंगे तो दिक्कत है, इसीलिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया। अब ये दो चीज़ें हैं, ये एक पेन है जो 100 रुपये पे आज अवेलेबल है, इसकी प्राइस 100 ही है, एंड दिस इज 100 रुपी नोट। अब चैलेंज ये है कि आप इसको ले लीजिए, यू कैन नॉट इन्वेस्ट इट, और 1 साल के बाद इस पेन को क्या खरीद के दे सकते हैं इसी 100 रुपये, आप इसको इन्वेस्ट नहीं कर सकती हैं। सो नहीं कर सकते क्योंकि तब तक इसका दाम बढ़ चुका होगा, दाम बढ़ चुका होगा। तो कितना बढ़ चुका होगा? लगभग 100 से हो सकता है 125 या 50, 150 जाएगा इसे। हम लोअर साइड पे अगर देखें 125, 125, और लोअर 110 ले लें, 110 चलिए। 107 ले लें।
107 ले लेते, ठीक है, पर बढ़ेगा ज़रूर, बढ़ेगा जरूर। बढ़ेगा ज़रूर। आप 100 रुपए से तो नहीं ले पाएंगे, मान लिया मैंने। नहीं, अगर मैंने इसकी एफडी की, ठीक, तो इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा। अब वो कितना मिला, दैट इज आपके केस में मैं जानता हूँ, सो दैट इज 104 रुपीज, 105 मान लेते हैं, एंड दिस इज 107 तो फिर भी ये गैप तो आ गया एक साल में। 1 साल में। अगर 1 साल का गैप है इतना, 20 साल में फायदा होगा कि नुकसान? फिर से बोलिए। 1 साल में अगर नहीं खरीद पा रहा है ये पैसा, कम हो गया, तो 20 साल में भी नुकसान तो और ज़्यादा हो जाएगा। और ज्यादा हो जाएगा। क्या ये बात आज फर्स्ट टाइम शायद आपने रियलाइज की? आंसर मैंने नहीं दिया है, नहीं, ये स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहिए था। हाँ सही बात है, एक्चुअली यही पढ़ाना चाहिए। वो अकबर बाबर से हम क्या हमें मिल जाएगा। और ये तो उल्टा पड़ रहा है। मैकबेथ इतना पढ़ा है हम लोगों ने, जी। वो शेक्सपियर इतना पढ़ा है, या और सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो उसका तो हाँ फिजिक्स बायो और ये सब पढ़ा है, केमिस्ट्री तो मेडिकल में चले गए, बट अदरवाइज जो बाकी चीज़ें पढ़ी उसमें ये पढ़ा देते तो शायद फ़ायदा होता। सो मेरे जैसा व्यक्ति लिटरेट हो जाता फाइनेंशियली। ये छोटी सी बात इंडिया में, जी। अगर इसको कहा जाता है रियल रेट ऑफ रिटर्न, सो जो हमें एफडी की सेफ्टी बताई गई, जी। सो नाउ व्हाट यू फील, इज इट सेफ? जब हम खरीद नहीं पा रहे, व्हाट इज सेफ्टी नाउ? क्योंकि 100 रुपए से हमें पता है, हमारे पिताजी लोगों की, दादाजी की पहली सैलरी 100 रुपए होती थी, तो 100 रुपए तो अपनी जगह है, बट ये स्टारबक्स की कॉफी भी नहीं खरीद सकता। आप वो भूल गए हम लोग जो खेला करते थे 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। हाँ। तो अब कौन सी घड़ी 100 रुपए की आती है? सही बात है। देखिए, सो अगर सेफ्टी की बात करें तो एफडी में फिर सेफ्टी रही, बची क्या? सेफ तो है बट उसका इंटरेस्ट उतना मिल नहीं रहा है। मिल नहीं रहा है, हाँ, वो मिलेगा भी नहीं। पर वैसे तो सेफ है क्योंकि पैसा तो मतलब कहीं जा नहीं दिख रहा है। रहा है, वो दिख रहा है, हाँ ये खाली लग रहा है। हाँ कह सकते 20 साल में तो नुकसान होगा। सबसे कॉमन पेशेंट जो आपके पास आते हैं वो कौन से होते हैं? सबसे कॉमन तो वैसे डिप्रेशन लेकर ही आते हैं, बट अगर देखा जाए तो इनको हम लोग बोलते हैं कोमॉर्बिडिटी, यानी कि बीमारी प्लस एक और और एक साथ की बीमारी, जो कि सबसे कॉमन है टोबैको। तो टोबैको कैन बी स्मोकलेस और इट कैन बी स्मोकिंग टोबैको। तो सिगरेट हो गया या आपका गुटखा हो गया। तो जब लोग आते हैं तो हम एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि ठीक है आप खा रहे हो, कह रहे नहीं अरे डॉक्टर साहब हम तो बस थोड़ा सा खाते हैं। तो नहीं थोड़ा सा मतलब, अरे मतलब ऐसे ही एक पुड़िया ले लेते हैं बस, ज़्यादा नहीं। ठीक, तो मैं उनसे बस एक सवाल ये पूछती हूँ कि आप ये बताओ, आप अगर दिन में एक पुड़िया खाते हैं आप, ठीक है, अब आप कितने की हुई वो? उन्होंने कहा 10 रुपए की। ठीक है, और 10 रुपए की आप कितनी बार खाते हैं? उन्होंने कहा 2-3 बार आपने खा लिया, जैसे मान लीजिए 20-30 रुपए की जो भी है। अब हमने कहा अच्छा, और अब महीने में कितनी खाते हैं आप? तो उन्होंने महीने में ऐड करके बता रहे, हाँ डॉक्टर साहब इतना है। तो हमने कहा 6 महीने में कितना हुआ? 6 महीने में, साल में? तो कहते हैं डॉक्टर साहब अब हमें छुड़वा दीजिए कि तो पूरी हम सैलरी। और सेम चीज़ अगर हम पूछते हैं शराब के लिए, तो अब कौन सी वाली पीते हैं आप? देशी पीते हैं या विलायती पीते हैं? अच्छा विलायती पीते हैं तो कितने की पीते हैं? कितनी पीते हैं मतलब कितना अमाउंट आप पीते हैं? अब उसमें कितना आप इन्वेस्ट सो कॉल्ड आप कर रहे हैं, और इसका क्या आपको इंटरेस्ट मिल रहा है? मैं पूछती हूँ आपको इंश्योरेंस है? मान लीजिए भगवान ना करे, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई तो कौन उसका ध्यान रखेगा? आपने तो सारे उसी में गंवाए जा रहे हैं। फाइनेंशियल इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है उसका। तो सबसे बड़ी बात है ना, लोग ये समझते नहीं है कि थोड़ी सी शराब जो हमने शुरू करी उससे हमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं आगे चल के। मतलब करोड़ों और ये सब तनाव से होता है। ये सब तनाव हुआ और आपने सोचा कि सेल्फ मेडिकेट कर लेते हैं, थोड़ी सी शराब ले लेते हैं, 1-2 पैग लगा लेंगे, अच्छी खाना खाएंगे, सो जाएंगे, क्योंकि नींद नहीं आती है तनाव में। और जैसे ही आप उसमें गए तो वो आप उसमें चक्रव्यूह में फंस गए। अच्छा, आपके पास बहुत सारे ऐसे भी केसेस होते होंगे, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, सो कि पेशेंट आया, घर वाले पकड़ के पेशेंट को लाए और पेशेंट भाग रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल आते हैं। वो तब आते हैं जब उनको अपनी बीमारी के बारे में पता नहीं होता है। जैसे डिप्रेशन में तो उनको पता है क्योंकि वो खुद परेशान है, पर जब अगर वो स्किज़ोफ्रेनिया है तो उसको तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। उसको लग रहा है मैं तो ठीक हूँ, ये लोग पकड़ के ले जा रहे हैं मुझे। मेनिया का पेशेंट है, उसके अंदर बहुत एनर्जी आ रही होती है, वो कहता है कि मुझे फालतू में पकड़ के ले जा रहे हैं, सुलाने का इंजेक्शन और दवाई दे रहे हैं, तो वो लोग भी भाग रहे होते हैं। तो आते हैं, कुछ कैटेगरी होती है जो सच में भाग रहे होते हैं, या नशे वाले, और कुछ वायलेंट भी होते हैं। और वायलेंट भी होते हैं। सो अवेयरनेस के लिए आपके कोई एफर्ट्स, कोई काउंसलिंग, कोई ऐसा? मैं जैसे आई थिंक थैंक यू सो मच विप्लव जी, आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अवेयरनेस, मैंने आपके मेरे क्वेश्चंस द्वारा लोगों तक अवेयरनेस जाएगी मानसिक रोगों के लिए। ठीक है,
तो ये जो अवेयरनेस यही है, जागरूकता हम अपने इन बीमारियों के बारे में पहुंचा सकें लोगों तक। लोग बच्चा बड़ा भी जान जाए कि ये मेंटल हेल्थ की बात हो रही है और इसके बारे में हमें कुछ करना चाहिए। इस पे एक डॉक्टर के क्वेश्चन पास हाँ किससे कंसल्ट करें, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता था साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट या मतलब कौन? दो हैं, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक। मनोवैज्ञानिक वो हैं जिन्होंने अपनी एमए साइकोलॉजी की डिग्री के बाद उन्होंने इसके लिए कोर्स करा, एमफिल करा क्लिनिकल साइकोलॉजी में, और इन्होंने अपना थेरेपी, काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग ये सब वो करते हैं, ठीक है। वो भी एक बड़ा एरिया है। जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उन्होंने अपना MBBS करा होता है, उसके बाद MD DNB करा होता है इन साइकेट्री, विच इज़ अ साइकेट्री सब्जेक्ट। तो हम लोग, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, हम दवा दे सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, डिप्रेशन का रोगी है, उसको हम डिप्रेशन को ठीक करने वाली दवाइयाँ दे सकते हैं, सो इमीडिएट रिलीफ तो इमीडिएट रिलीफ हो जाए, और उसके साथ में हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कर सकते हैं। बट हम खाली वो करेंगे तो वो थोड़ा बहुत ठीक होगा अगर माइल्ड केसेस हैं, नहीं साइकेट्रिस्ट के पास तुरंत इलाज भी होगा और तुरंत होगा। परमानेंट इलाज भी होगा। और जितनी जल्दी व्यक्ति पहुंचेगा साइकेट्रिस्ट के पास, जितनी जल्दी दवाइयाँ स्टार्ट होंगी, उतना अच्छा होगा। उसमें तो फिर वही बोलूंगा कि उसको जितनी जल्दी एहसास हो जाए, एहसास होना इम्पोर्टेंट। एहसास होने के ऊपर जरूर आपको अवेयरनेस का कुछ ना कुछ देना चाहिए, जिससे अब एहसास हो कि यस आई नीड टू गो टू साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट वो तभी होगा जब उसको ये एहसास, मतलब एहसास क्यों होगा, मैं घबरा रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ। और तो या तो मैं जाकर अपनी फेथ के हिसाब से अपने मंदिर लेकर मस्जिद के दुकान ढूंढने से बेटर है कि वहां चला जाए। या एग्जैक्टली, या मैं इधर उधर झाड़ फूक करवाऊँ, या मैं लिकर पीऊँ, या नशा सिगरेट और ये पीऊँ, या फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। तो चॉइस आपकी है। सो इसमें तो कायदे से ही होना चाहिए कि पेशेंट आए तो उसके घर वालों को गुब्बारे और बलून्स दे करके कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए कि भाई चलो तुम ले आए। तुम ले आए। तो आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड इट विल रियली हेल्प आवर ऑडियंस ऑल्सो। सो थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। आपको भी मुझे ये प्लेटफॉर्म पर और ये मेरे जो दिल के करीब अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस अबाउट आवर मेंटल हेल्थ, उसके बारे में बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।